हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीबी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इन एंड अराउंड ऐसी कुछ सिचुएशंस के बारे में, ऐसी कुछ क्वांटिटीज के बारे में जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और ना सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं लेकिन उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं इस डिपेंडेंस के कारण। या तो दोनों वैल्यूज एक साथ बढ़ जाती हैं या फिर दोनों कम हो जाती हैं। और तीसरा केस क्या होता है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाती है, कम, और वाइस वर्सा कि एक नीचे आ रही है तो दूसरी वैल्यू ऊपर जा रही है। तो इस तरह की कौन सी क्वांटिटीज है, कैसे वो चेंज करती हैं, कैसे उनकी वैल्यूज वेरी करती है, डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और कौन से ऐसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये सब जानेंगे हम आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास इस डिस्कशन से, जहाँ पे मैंने 2 लाइन्स आपके लिए लिखी हैं। इन 2 लाइन्स में मैंने 2 ब्लैंक्स भी डाली हुई है। इन ब्लैंक्स के आंसर आप मुझे दोगे कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है उस टॉपिक की, तो फिर आप उस अकॉर्डिंग मुझे अपने आंसर दोगे। तो फर्स्ट है, एज द स्पीड इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डैश। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है या सेम रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। आप खुद सोचो, आप रोज एक ही स्पीड से अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते अपने घर जाते हो, आपको लग जाता है आधा घंटा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको पता है कि आज तो मेरे मम्मा ने मेरे लिए राजमा चावल घर पे बना के रखे, तो उस दिन आपको ना ऐसी भूख होती है कि नहीं, आज तो मैंने फटाफट जल्दी पहुंचना है कि मैंने खा लेने हैं सबसे पहले जाके वो, ठीक है। तो अब आपके मन में लालच है, तो उस लालच में आप क्या करोगे, फटाफट स्कूल से भागोगे घर पे। उस दिन आपको कोई बातों की नहीं पड़ी होगी, कोई शरारतों की नहीं, आपको ये होगा कि मैं खा लूँ बस फटाफट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इधर उधर के गप्पे लड़ाने की बजाय आप फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाओगे और जो है जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाओगे। जहां रोज आपको लगता था आधा घंटा, उस दिन आप 15-20 मिनट में ही घर पहुंच जाओगे। तो क्या हुआ, जिस दिन आप स्लो जाते हो, आपकी स्पीड कम होती है, उस दिन आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन जिस दिन आपने स्पीड जो है वो अपनी ज़्यादा कर दी, आप फटाफट से चले घर पे, तो टाइम, जिस टाइम में आप घर पहुंचे तो वो क्या हो गया, कम। जैसे स्पीड बढ़ी टाइम कम हुआ, और जैसे स्पीड कम हुई टाइम आपका रोज का बढ़ जाता है। तो स्पीड और टाइम जो है, ये जो दो क्वांटिटीज है, ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अब मैंने क्या बोला है, इनवर्सली। मैं इस वर्ड पे जोर डाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि यही आज का हमारा मेन टॉपिक है जो हमने फर्दर स्लाइड्स में पढ़ना है, ठीक है। तो स्पीड और टाइम जो है इनवर्सली रिलेटेड है, ये वेरी करते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरी कम हो रही है। तो इस ब्लैंक का क्या आंसर होगा, एज द स्पीड इंक्रीजेस टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर। सेकंड है, as the number of workers increases, as the number of workers increases, जैसे जैसे number of workers बढ़ते जाते हैं, the time taken to complete the same work dash, उस काम को करने के लिए जो भी उन्हें काम दिया हुआ है वो काम जो है कितने टाइम में होगा, वो बढ़ता है कि कम होता है। अगर वर्कर्स ज़्यादा है तो उन्हें कम टाइम लगेगा वो काम करने के लिए। अगर आपने वर्कर्स कम कर दिए, काम बेचारों का उतना ही, तो वो ऑब्वियसली, अगर पहले काम कर रहे थे 4 बंदे एक काम को हफ्ते में खत्म कर रहे थे, 7 दिनों में खत्म कर रहे थे, लेकिन आपने बंदे कर दिए कम, क्योंकि आपको पैसे देने में दुख रहे हैं कि नहीं मैंने इतने पैसे नहीं देने, तो आपने वर्कर्स कर दिए 2। तो अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब जितना टाइम वो लेंगे ना काम करने के लिए वो बढ़ जाएगा। जो काम उन्होंने 7 दिनों में करना था अब वो 15 दिनों में करेंगे। क्यों, क्योंकि मैन पावर अब कम हो गई है। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं टाइम उनका कम होता है, जब वर्कर्स कम है टाइम उनका बढ़ जाता है उसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम टेकन क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है इनवर्स रिलेशंस का, कि कैसे 2 क्वांटिटीज जो हैं एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। अब ये जो टॉपिक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट देख लें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने ऐड किए हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट तो वही है कि वो है क्या इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड है, रिलेशन फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, कि उसका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है। जैसे हम एक फॉर्मूला देते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए रिलेशन क्या है। थर्ड है, प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो टॉपिक है इस पे हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करनी है और ऐसी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करनी है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दी हुई है। क्लियर है। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, ये हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, अब इनवर्स प्रोपोर्शन, अब ये वर्ड ना ऐसे थोड़ा आपने सुना होगा, हमने सुना था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशन। अब ये वर्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता होगा जिन्होंने हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास अटेंड की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले टॉपिक की। अब उन्हें तो पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है और इनवर्स उसका उल्टा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, वो अभी जाके
हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे पढ़ो और देन आके ये वीडियो कंटिन्यू करो। तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और स्टार्टिंग में आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैम ने ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमें कंसेप्ट क्यों समझाया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज को हम तब बोलते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है देन अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, स्पीड बढ़ी टाइम क्या हो गया कम, स्पीड कम हुई टाइम क्या हो गया बढ़ गया। सिंपल, ये होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वांटिटीज। क्लियर है। अब टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज कोई भी हैं, a b मान लो x y मान लो, हम उन्हें तभी बोल सकते हैं x एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो जब x y जो है वो एक कांस्टेंट होंगे। x y क्या है, प्रोडक्ट। दो क्वांटिटीज थी हमारे पास, दो क्वांटिटीज थी x और y, अगर इनका प्रोडक्ट जो है, इनके मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर है, ये था कंसेप्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब एक्स वाई की अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सभी वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू होगी। क्लियर है, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन और उसका मीनिंग। क्लियर है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ने तो सिर्फ बोल के ही समझा दिया, फॉर्मूला दे दिया है और दो लाइन्स समझा दिए। नहीं, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल पे। चलो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जितना आपने इसे गौर से देखना है, कुछ समझ आ रहा है देखो। ठीक है, एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शन और नॉट। टेबल को ऑब्जर्व करो, इसे अच्छे से देखो समझो और चेक करो कि क्या ये दो क्वांटिटीज जो हैं एक्स और वाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भी कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर है। हमें कैसे पता चलेगा कि दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो हमने एक रिलेशन किया है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई की जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाए लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला था x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 x3 y3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है कि इस तरह इक्वल होनी चाहिए अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये होगी x1, x की सारी वैल्यूज को हमने लिख दिया, x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे लिख दिया y1 y2 y3 एंड y4। इजी, x1 y1 की वैल्यूज आ गई। अब इनका प्रोडक्ट ले लो, 100 इंटू 60 हो जाएगा, पहले कलर चेंज कर रही हूँ मैं, 100 इंटू 60 हो जाएगा, देन हो जाएगा 200 इंटू 30, नेक्स्ट 300 इंटू 20 और हो जाएगा 400 इंटू 15। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं डाला, क्योंकि इक्वल वो तब होंगे जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें यहाँ तो क्वेश्चन ही पूछा गया है कि क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भी या नहीं। अगर तो वो हुए, इनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हुए, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देना है और वो शो करेगा कि ये जो रेशोज हैं, ये जो प्रोडक्ट है वो क्वांटिटीज एक्स और वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर नहीं हुए तो वो नहीं होंगे। तो 100 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6000, 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा 6000, 300 इंटू 20 कितना हो जाएगा 3 2 6 और साथ में 3 जीरो, 6000 बन गया। यहाँ पे भी 15 इंटू 4 60 और साथ में 2 जीरो, फिर से 6000 बन गया। 6000 6000 6000 6000 तो चेंज है, कांस्टेंट वैल्यू है। स्टार्टिंग में भी 6000 थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये वैल्यूज जो है वो सेम है, इक्वल है और ये क्या हो जाएंगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लास्ट में आपने लिख देना हेंस एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है। तो ये था हमारा एक सम, एक एग्जाम्पल जिसमें हमने पता किया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई दो क्वांटिटीज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है भी कि नहीं। सिंपली आपने उन वैल्यूज के प्रोडक्ट लेने हैं और चेक करने हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं। आई होप ये जो चेकिंग है वो आपको क्लियर होगी। अब हमने सॉल्व करनी है, अब हमने डिस्कस करनी है इनवर्सली प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कि कैसे कैसे हमें सम आएंगे
उसके रिगार्डिंग, और कैसे फिर हमने वो फॉर्मूला जो है, वो रिलेशन जो है प्रोडक्ट वाला, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इट इज गिवन दैट एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमें अब ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो है, ये जो दो क्वांटिटीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल, कि जो ये जो नीचे दिया हुआ टेबल है, इसमें ये जो दो वैल्यूज अननोन है ना, ये जो मैंने डैश डैश लिखा है, ये अननोन है, हमने ये पता करनी है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने पिछले सम में किया था, x1 y2 y3 किया था, तो हमने यहाँ पे भी लेट कर लेना है, ये x1 है, ये x2 है, और ये क्या है x3। सिमिलरली ये होगी y1, देन ये y2, और ये होगी y3। कर लिया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। अब सॉल्व करने का भी मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और वो स्टेप आपने एज इट इज नोट करने हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो है वो मार्क्स से डिडक्ट ना हो। ओके, तो सबसे पहले आपने लिखना है, सिंस x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंस x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम सीधा फॉर्मूला लगा देते ना x y का प्रोडक्ट वाला, कि x इंटू वाई, तो कई बार टीचर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या पता आपने x इंटू वाई क्यों लिखा है। तो हमने उन्हें पहले ही बता दिया कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कर देंगे, देयरफॉर x1 y1 का प्रोडक्ट इक्वल होगा x2 y2 के, और ये इक्वल होगा x3 y3 के। अब ये तीनों वैल्यूज जो है, इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। सिमिलरली x2 y2 x3 y3 के इक्वल है, और x2 y2 x1 y1 के भी इक्वल है। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज फिल कर दो। x1 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 30, x2 इज अननोन, ये हमने पता करना है, y2 की कितनी है 5, x3 is 8 and y3 is unknown। क्लियर है। अब ये पता करनी है, ये पता करनी है, ये तो हम पता कर सकते हैं इन दोनों को इक्वेट करके। कैसे, अभी हम करते हैं, पेन में आप चेंज कर दूं, 12 इंटू 30 अपॉन 5 रीअरेंज कर दिया, इक्वल्स टू x2। तो 5 1 का 5, 5 6 का 30, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 72। क्लियर है जी, कैसे आई वैल्यू, हमने उन्हें सिर्फ इक्वेट किया है। डन। अब रहेगी y3 की वैल्यू। y3 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अब ये जो x3 y3 है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। आप चाहे इसे इसके इक्वल कर दो, चाहे इसके इक्वल कर दो। ठीक है, अगर इसके इक्वल करोगे तो आपको पहले x2 की वैल्यू निकालनी पड़नी थी, तो x2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है 72, या फिर यहाँ पे कर दो जहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है x y की ऑलरेडी गिवन है, तो आप किसी से भी इक्वेट कर दो। मैं आपको यहाँ से करके बताती हूँ। मैंने क्या किया, x2 इंटू 5, x2 की वैल्यू आई है हमारे पास 72 और 5 ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय y3। रीअरेंज कर दो, 72 इंटू 5 अपॉन 8 इक्वल्स टू y3। 8 1 दा 8, 8 9 दा 72। क्लियर, 9 बचा इंटू 5 इक्वल्स टू 45। y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 45, ये आ गई 45 और ये आई है हमारे पास 72। ये वैल्यूज हैं x और y की जो मिसिंग थी इस टेबल में। कैसे पता की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला यूज करके। क्यों किया फॉर्मूला यूज, क्योंकि उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। क्लियर है, ये थी फर्स्ट टाइप की, हमने मिसिंग वैल्यूज पता करनी है और हमें उनका रिलेशन पता है कि वो कैसा है। क्लियर है। सेकेंड टाइप है वर्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती है, वहां पे आपने टेबल भी खुद बनाना है, सारा कुछ आपने खुद करना है और फिर सॉल्व भी करना है, और रिलेशन भी आपने खुद पता करना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बोला है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना फिर से, तो वो आपने देखनी है वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, if 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर्स जो हैं एक वॉल को 48 आवर्स में बिल्ड कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है या फिर टाइम है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 15 है तो वॉल कितने आवर्स में बिल्ड हो रही है, 48। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि सेकंड केस में नंबर ऑफ वर्कर्स हमने पता करने हैं। इफ सेम वर्क इज डन इन 30 आवर्स, अगर 15 वर्कर्स जो हैं वो 48 आवर्स ले रहे हैं बिल्ड वॉल बिल्ड करने के लिए, फंबल हो रहे हैं, तो वर्कर्स कितने चाहिए होंगे हमें 30 आवर्स टाइम पीरियड में वो सेम वॉल बिल्ड करने के लिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने टेबल बनाना है। तो ये टेबल कैसे बनेगा, किन दो क्वांटिटीज में बनेगा, जो दो क्वांटिटीज हैं, एक है नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरा है नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ
आवर्स। क्लियर है जी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका टाइम जो है ना वो दोनों केसेस में, दोनों सिचुएशंस में अलग अलग दिया हुआ है, तो आपने उसे सेम यूनिट में पहले चेंज करना है। अगर एक है डे में, दूसरा है आर में, तो आपने उन्हें दोनों को या तो डे में चेंज कर लो या फिर आर में चेंज कर लो, अलग अलग यूनिट नहीं रखने हैं। ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 15, आवर्स कितने हैं 48। उसके बाद वर्कर्स हमने पता करने हैं और आर कितने हैं 30। ये बन गया हमारा टेबल। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं तो टाइम उनका कम होता है जितने टाइम में वो काम करें, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते हैं तो टाइम जो है वो बढ़ जाता है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली। और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू वाला। ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है, ये वाली वैल्यूज। ये हो जाएगी आपकी x1, ये हो जाएगी x2 जो कि हमने पता करनी है। दिस इज y1 एंड दिस विल बी y2। x1 की वैल्यू फिल कर दो 15, y1 इज 48, x2 यहाँ पे आएगी एज इट इज क्योंकि ये अननोन है, y2 आएगी 30। अब रीअरेंज करो इन्हें, 15 इंटू 48 अपॉन 30 इंटू x2। 15 1 the 15, 15 2 the 30, 2 1 the 2, 2 24 the 48. That is x2 will be 48. 48 वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे वॉल बिल्ड करने के लिए कितने टाइम में, 30 आवर्स में। ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आ गया 48, सॉरी 24 देखो मिस्टेक, 24 जो वर्कर्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि 1 इंटू 24 वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इसे बॉल बिल्ड करने के लिए 30 आवर्स में। अब पहले वर्कर्स कम थे, टाइम ज़्यादा था, वर्कर्स ज़्यादा हुए, टाइम कितना हो गया, कम हो गया ना, इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर है ये सब। पहले टेबल बिल्ड किया, रिलेशन समझा, देन वो फॉर्मूला अप्लाई किया और बाद में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। क्लियर है। सेकंड सम है हमारा, वर्ड प्रॉब्लम ही है वो क्या है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। एक फार्मर के पास 20 अपने एनिमल्स को खाना देने के लिए खाना है, कितने दिनों तक चल सकता है, 6 दिनों तक। एक फार्मर के पास अपने 20 एनिमल्स को खाना देने के लिए है जो कि 6 दिनों तक चल सकता है, यानी कि दो क्वांटिटीज हैं, एक है नंबर ऑफ एनिमल्स, दूसरी उन्होंने दी है नंबर ऑफ डेज। तो टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक है नंबर ऑफ एनिमल्स, टेबल जरूरी है हर क्वेश्चन में, ओके। नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं पहले केस में 20, और डेज कितने हैं कि वो खाना कितने दिन तक चल सकता है, 6 दिनों तक। 20 एनिमल है तो उनका खाना 6 दिनों तक चल सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितने देर तक वो खाना रहेगा, चलेगा, इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, कि अगर उसके कैटल में जो उसके जानवर है उसमें 10 और जानवर जो है बढ़ा दिए जाए। पहले थे 20 तो 6 दिनों तक चल रहा था, अगर उन 20 में 10 और ऐड कर दिए जाए यानी कि 20 + 10 कितने हो जाएंगे 30, तो वो खाना जो है कितने दिनों तक चलेगा वो हमने पता करना है। क्लियर है। रिलेशन आपको पता चल गया अब कौन सा है, इनवर्सली है। तो इनवर्सली के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। अच्छा एक और चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं वो लाइनें लिख रही कि दीज क्वांटिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड, लेकिन एग्जाम में सम सॉल्व करते हुए आपने वो लाइन जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, वो लाइन आपने जरूर मेंशन करनी है, उसके बाद ये चीजें आपने मेंशन करनी है। तो ये होगी थी हमारी x1, दिस इज x2, y1 एंड y2। वैल्यू फिल कर दो, x1 है 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 इंटू y2। रीअरेंज 20 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल्स टू y2। 6 1 the 6, 6 5 the 30, 5 1 the 5, 5 4 the 20। क्लियर है जी। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये 4 क्या है, नंबर ऑफ डेज थे तो यूनिट लिखनी जरूरी है। तो y2 इज इक्वल्स टू 4 days। कि अगर 10 एनिमल बढ़ा दिए जाए ना 30 हो जाए तो वो खाना सिर्फ 4 दिनों तक चलेगा, जो कि 6 दिनों तक चल रहा था जब एनिमल कितने थे 20। नंबर ऑफ एनिमल्स कम थे तो डेज ज़्यादा थे,
नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा हो गए तो डेज क्या हो गए कम। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है, ये थी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब एक और सम है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये सम आप मुझे सॉल्व करके दोगे और इसका आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई डाउट है अभी भी इस चैप्टर में, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला टॉपिक हो, किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करो हमें अपनी डाउट, अपने प्रॉब्लम, वो सम हम उसे सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिन्होंने अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्लास नहीं अटेंड की है वो उसे अटेंड करो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू।